दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग के एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम अपने हिस्ट्री का सैम्पल पेपर नंबर सेकंड करने वाले हैं। जिसने भी अभी तक फर्स्ट सैम्पल पेपर नहीं देखा वो मेरी चैनल पर जाइए। रिसेंट लास्ट वीडियो फर्स्ट सैम्पल पेपर की है, उसको देख लीजिए। इसके बाद सेकंड सैम्पल पेपर पर आइएगा। मैं पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन दे रखा हूँ कि किसी 3 नंबर वाले क्वेश्चन में कितने पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं और 8 नंबर वाले क्वेश्चन में कितने पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वाले सैम्पल पेपर को शुरू करते हैं। अब पहले क्वेश्चन पर आते हैं कि हड़प्पा में मगन किस रीजन को जाना जाता था। तो मगन जाना जाता था ओमान को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्क्रिप्शन है अशोका का जो कि अशोका को देव नाम प्रिय बताता है। बिल्कुल सही है, देव नाम प्रिय यानी देवताओं में प्रिय है। तो इसका मतलब सन ऑफ सॉइल है, बिल्कुल गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है यानी करेक्ट नहीं है। तो क्रिटिकल एडिशन महाभारत की वी.एस. सुथांकर जी ने लिखी है। जल्दी से बताइए, अपने साथ उन्होंने कितने लोगों की टीम बनाई थी। भागवत गीता में लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को एडवाइस दी है। पुरुष सूक्त ब्राह्मण्स, ये जो ब्रह्मा थे, ब्रह्मा के द्वारा पुरुष सूक्त निर्माण की गई है, ऐसा माना जाता है। तो यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, मैरिज अगर सेम लोकेलिटी में हो तो एंडोगेमी कहलाती है, और अगर फैमिली यूनिट यानी वंश से बाहर होगी तो एक्सोगेमी कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, मैचिंग करनी है। 1500 से लेकर 1000 BC का टाइम अर्लिक वैदिक ट्रेडिशन था, सामने ही है। 1000 से 1500 BC का समय वैदिक ट्रेडिशन का है। 3rd सेंचुरी BC में अशोका के समय पहला स्तूपा बना। 6th सेंचुरी BC में अर्ली उपनिषद बने, यानी 1A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। तो ए आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता के लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए इब्न बतूता भारत कब आया, और दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आया। ठीक है, किस देश को बिलोंग करता था। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा, ये सबसे पहले इंडिया के मलाबार कोस्ट पर आया, फिर इसके बाद ये इंडिया से बाहर गया, मालदीव्स पे गया, फिर श्रीलंका गया और लास्ट में चाइना गया। तो 3, 1, 2, 4 ये इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा, यानी सेकंड। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया किस इंसिडेंट के बाद, चौरी चौरा के बाद। 8th क्वेश्चन है कि डेलिब्रेशन जो बिलीव्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर, उसमें किसने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी तरीके से ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के अंडर में है। ये सोमनाथ लहरी जी ने बोला था। कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताओ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में NG रंगा जी ने किसके फेवर में बात करी थी या किस चीज़ को लेकर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था। KM मुंशी कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इनका क्या रोल था, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। हिंदू गॉड विजयनगर किंग जो थे वो हिंदू गॉड देखें अगर हम तो किस हिंदू गॉड के बिलीव मतलब बिहाफ पर वो रूल करते थे। तो विरूपाक्ष, वहाँ के जो भगवान थे विरूपाक्ष, उनके बिहाफ पे माना जाता था कि विजयनगर रूलर्स वहाँ पर रूल करते हैं। वीर शैव के रिगार्डिंग क्या सही है, वीर मतलब हीरो, शैव मतलब शिव जी के, तो शिव जी को हीरो, यानी ए आंसर सीधा सीधा करेक्ट है। अगला, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कोइंसाइड किया था गांधी जी ने किस मूवमेंट के साथ, तो खिलाफत मूवमेंट के साथ। अगला, अगर हम देखें तो इसमें कबीर के बारे में कौन से अप्रोप्रिएट ऑप्शन ठीक हैं। ये निर्गुण भक्ति के संत थे, बिल्कुल सही बात है। निर्गुण भक्ति क्या होती है, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे बहुत जल्दी से कि निर्गुण भक्ति क्या होती है। वीडियो को पॉज करो, कमेंट में जल्दी से बताओ। फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड की पूजा करते थे, बिल्कुल सही है। इन्होंने कास्ट और रिलीजन के डिफरेंसेस को रिमूव करना चाहा, ये भी ठीक है। सुपरस्टिशियस कल्ट यानी जो अंधविश्वासी कल्ट और रिचुअलिज्म थे उसको खत्म करना चाह रहे थे। तो चारों के चारों करेक्ट है। नेक्स्ट, कांग्रेस की जो मिनिस्ट्री है, यहाँ पर डेट गलत है, अक्टूबर 1935 नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्यों रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि हमारे देश के लोगों से बिना पूछे ही इंडिया वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट कर रहा था, इस वजह से। आईने अकबरी को लेकर क्या करेक्ट है, ये वाला मैं आईने अकबरी को लेकर एक पूरा क्वेश्चन समझा दिया हूँ लास्ट सैम्पल पेपर में। तो जल्दी से जाके फर्स्ट सैम्पल पेपर देख लीजिएगा जिसने अभी तक नहीं देखा है। ये 1950-98 में कंप्लीट की गई थी, बिल्कुल सही है। और इसमें 5 बुक्स थी, 5 वॉल्यूम्स थी, जो कि मैंने समझाई भी है कि कौन कौन सी थी। तो 3rd सही है, लेकिन 2nd गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। असर्शन रीजनिंग में असर्शन कह रहा है जो सांची का स्तूप है वो अभी भी इंटैक्ट है, यानी इस एंशियंट पीरियड में बनाया गया था और आज तक सलामत है। बिल्कुल सही सलामत है। क्यों सलामत है, क्योंकि रूलर्स थे शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम, उन्होंने इसको फंड देकर प्रिजर्व कराया था। तो यही चीज़ रीजनिंग में दे रखी है। तो असर्शन भी सही है, रीजनिंग भी सही है और सही एक्सप्लेनेशन दे रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, आइडेंटिफाई करना है हमें इमेज के बारे में। ये इमेज किसकी दे रखी है, तो ये जो इमेज है ये मारीची की दे रखी है, एक बुद्धिस्ट गॉड है, डाइटी है, ठीक है, मारीची, इनके बारे में। अगला है विजयनगर एम्पायर रिमेंबर किया जाता है अपनी किस नाम से, स्टोरीज में विजयनगर को किस नाम से जानता है, तो विजय मतलब जीत, नगर मतलब शहर, सिटी ऑफ विक्ट्री। लॉर्ड मैकेंजी ने लोटस महल को क्या बताया, तो लोटस महल क्या बताया, लोटस महल विजयनगर में एक ऐसी जगह थी जहां माना जाता था रूलर अपने मंत्रियों के साथ बैठकर सलाह मशवरा या कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स किया करता था। ठीक है, तो सलाह मशवरा या कॉन्फिडेंशियल मीटिंग इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हो जाए, इसका नहीं आंसर हो जाएगा प्लेस वेयर किंग मेट हिज एडवाइजर्स। अगला,
इन्फॉर्मेशन किसको आइडेंटिफाई करना है, वो कौन सा व्यक्ति है। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और सबसे ज़्यादा सम्मानीय लीडर रहे हैं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करा, तो इंडिया हमारी बुक में तो सिर्फ एक ही के बारे में दे रखा है, आप आराम से नाम आइडेंटिफाई कर लोगे। साउथ अफ्रीका से वापस लौट कर आए थे, इस वजह से इन्हें इंडिया में BHU की इनॉग्रेशन मीटिंग में बुलाया गया था। सीधा सीधा आंसर हो गया महात्मा गांधी जी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि महात्मा गांधी जी जब BHU की मीटिंग पहुंचे थे कौन सा ईयर था, कौन सा मंथ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है वो, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे जनता अपनी सरकार को चुनती है, सही बात। यहाँ पर हर व्यक्ति बिल्कुल समान होता है, बिल्कुल सही बात, यानी बोथ 1 और 2 करेक्ट है। संथाल रेबेलियन, संथाल रेबेलियन कहाँ की बात है, राजमहल हिल्स की बात है। राजमहल हिल्स में कब हुई था, 1855-56 में हुआ था, तो ये आंसर करेक्ट होगा। अब हम ऐसे क्यूज माते मैं आपको इसमें पॉइंट्स बोलता जाऊँगा, आप अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पॉज कर नोट करते जाओ कॉपी पर, ताकि आपको पॉइंट्स लिखना आ सके, वरना आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का आंसर को समझो। सिटाडेल एक वेल मार्क फीचर है जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में दिखाता है कि वो बाकी जगह से अपने आप को अलग करता है। सिटाडेल के बारे में ऑब्जर्वेशन को लेकर हमें आंसर लिखना है। 3 पॉइंट में आंसर लिखा जा सकता है, हम 4 में लिखने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट बन जाएगा डिवीजन ऑफ सेटलमेंट इन 2 डिवीजन, जितने भी सेटलमेंट थे 2 डिवीजन में बटे हुए थे, एक था सिटाडेल, दूसरा था लोअर टाउन। ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा पॉइंट हो जाएगा सिटाडेल स्मॉलर बट हायर एंड सेपरेटेड बाई अ वॉल। जो सिटाडेल था वो छोटा लेकिन ऊंचा उठा हुआ रीजन था, और लोअर टाउन से एक दीवार के द्वारा सेपरेट था। आगे इसमें समझा सकते हो। तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसमें, द एविडेंसेस ऑफ मेगा स्ट्रक्चर्स इन सिटाडेल वर फाउंड। कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं सिटाडेल में पाई गई हैं, जैसे ग्रेट बाथ और वेयर हाउसेज। तीसरा पॉइंट हो जाएगा। चौथा पॉइंट हो जाएगा, सम एक्सेप्शंस वर देयर रिगार्डिंग सिटाडेल इन धोलावीरा एंड लोथल। सिटाडेल को लेकर धोलावीरा और लोथल में एक्सेप्शंस हैं। धोलावीरा का जो सिटाडेल है उसके अलावा पूरा शहर भी वॉल्ड है, जबकि लोथल के सिटाडेल के चारों तरफ दीवारें ही नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जमींदार और मर्चेंट्स आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन से किस तरीके से ये बताता है कि किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड थे ब्रिटिश रूल से। ठीक है, तो एक आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन था 25 अगस्त 1857 को आया था। इससे पता चला कि ज़मींदार और मर्चेंट्स की बहुत बुरी कंडीशन थी, तो इसके पॉइंट्स बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट बन जाएगा यही, रेज द इशू ऑफ सीवियर ब्रिटिश रूल एंड देयर ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। पहला पॉइंट तो यही बन जाएगा जो क्वेश्चन ने पूछा है वही। दूसरा पॉइंट बन जाएगा, द एडॉप्शन ऑफ जमींदारी सेटलमेंट्स इम्पोज्ड वेरी हाई रेवेन्यू डिमांड्स ऑन जमींदार्स। ठीक है, कि ये प्रोक्लेमेशन बताता है कि जब जमींदारी सिस्टम लागू किया गया, इससे जमींदार के ऊपर बहुत हाई टैक्सेस की डिमांड की गई। तीसरा पॉइंट बन जाएगा, पब्लिक ऑक्शन ऑफ स्टेट्स फॉर एरियर ऑफ रेंट। ठीक है, अगर कोई भी ज़मींदार अपना रेंट या रेवेन्यू पे नहीं कर पाता था तो उनके जो एस्टेट था, उनकी जो ज़मींदारी थी, उसको ऑक्शन कर दिया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। और चौथा पॉइंट बन जाएगा मर्चेंट्स को लेकर कि मर्चेंट्स सफर्ड अ लॉट ड्यू टू द मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ऑन ट्रेड। भारत में ट्रेड को लेकर, अलग अलग चीज़ों की गुड्स के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को लेकर, ट्रेड को लेकर, उनके प्रोडक्शन को लेकर ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी, जिसकी वजह से मर्चेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा लॉस वियर करना पड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि फिस्कल फेडरलिज्म को लेकर क्या एग्रीमेंट हुआ। तो फिस्कल मतलब होता है पैसे को लेकर, और फेडरलिज्म मतलब पावर को शेयर कर देना सेंटर और स्टेट के बीच में। तो रेवेन्यू को लेकर सेंटर और स्टेट के बीच में पावर शेयरिंग में क्या, किस चीज़ पर एग्रीमेंट आया, तो इसमें हम समझाएंगे किस तरीके से। देखो पॉइंट में समझाते हैं कि द प्रोविजन फॉर फिस्कल फेडरलिज्म वर, पहला पॉइंट, टैक्सेस रिटेन्ड बाय द सेंटर। पहला पॉइंट बन जाएगा ऐसे टैक्सेस जो सेंटर ने अपने पास रखे। एग्जाम्पल के लिए कस्टम ड्यूटीज, कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनी टैक्सेस एग्जाम्पल हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट हो जाएगा टैक्सेस शेयर्ड बाय बोथ सेंटर एंड द स्टेट्स। ऐसे टैक्सेस जो सेंटर और स्टेट आपस में शेयर करते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज टैक्स हो गया, वगैरह वगैरह। थर्ड हो जाएगा टैक्सेस होली असाइन टू द स्टेट। ऐसे टैक्सेस जो कि पूरी तरीके से स्टेट को दिए गए, जैसे कि स्टेट ड्यूटी, जबकि इसके अलावा भी लिकर पर हो गया, बोतल लिकर शराब के ऊपर हो गया, प्रॉपर्टी के ऊपर हो गया, सेल टैक्स हो गया, ये ऐसे टैक्सेस थे जो स्टेट अपने आप से ही ले सकता था। इस तरीके से जो रेवेन्यूज थे या जो टैक्सेस थे उनको आपस में बांट लिया गया। अगला, बुद्धिज्म का इंडिया की सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट है या क्या इन्फ्लुएंस है, इसको लेकर बनाते हैं पॉइंट्स। ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, पॉइंट्स में आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, द डिक्लाइन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। पहला कास्ट सिस्टम में डिक्लाइन हुआ। दूसरा, मोरल ऑफ द पीपल रेज्ड, जो लोगों के मोरल्स थे वो पहले से रेज हुए। तीसरा, अडॉप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा जैसे सिद्धांतों को अपनाया गया। चौथा, अपॉर्चुनिटी
ऑफ इक्वलिटी हु फेल्ट मार्जिनलाइज्ड इन देयर अर्ली कल्चर। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो अपने पुराने धर्म में अपने आप को मार्जिनलाइज समझते थे, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि अब वो भी बराबरी या समानता ले सकते थे बुद्धिज्म को अपनाकर। इसके अलावा बुद्धिज्म का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सिग्निफिकेंट रोल इन द स्टेट पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। बुद्धिज्म का प्रभाव राज्य के जो नीति निर्देश थे या जो वो डिसीजन लिया करते थे, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा होता था। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय विजयनगर एम्पायर के सबसे पावरफुल रूलर हैं। इनके टाइम को कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन का टाइम माना जाता है, तो इसको समझाना है। ठीक है, तो पहले तो हम लिखेंगे द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कृष्ण देव राय इन द एक्सपेंशन कंसोलिडेशन ऑफ विजयनगर वर। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया, लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड गोपुरम्स। इन्होंने बड़े बड़े टेम्पल्स और गोपुरम्स होते हैं गेटवे वगैरह बनवाए। तो जल्दी से मुझे बताओ कि कौन सा गोपुरम है कमेंट बॉक्स में जो कृष्ण देव राय के द्वारा बनवाया गया है। दूसरा, सब अर्बन टाउनशिप ऑफ नगलापुरम। इन्होंने जो नगलापुरम की सब अर्बन टाउनशिप थी उसको भी बनवाया था। ये बताओ कि नगलापुरम का नाम नगलापुरम किसके लिए रखा गया, इन्होंने किसके नाम पर नगलापुरम नाम रखा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा कंपोज्ड स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु नोन एज अमुक्त माल्यदा। ठीक है, इन्होंने जो तेलुगु में स्टेट क्राफ्ट को लेकर की स्टेट में जो भी चीज़ें लिखी जा रही हैं उसको लेकर उन्होंने एक तेलुगु में अमुक्त माल्यदा बनवाया। चौथा हो जाएगा कंसोलिडेटेड एंड पावरफुल स्टैंडिंग आर्मी। इन्होंने एक काफ़ी कंसोलिडेटेड और पावरफुल स्टैंडिंग आर्मी भी बना रखी थी। अगला क्वेश्चन है जजमानी सिस्टम क्या होता है। तो जजमानी सिस्टम आप लोग के बच्चों पंडित जी आते होंगे ना, वो जजमान कहते होंगे, तो जजमानी सिस्टम है। तो जजमानी सिस्टम के बारे में लिखते हैं। पहला पॉइंट बनेगा अ सिस्टम ऑफ म्यूचुअल नेगोशिएशन ऑफ रेम्यूनरेशन, कि आपस में कितना पैसा दिया लिया जाए उसको लेकर एक म्यूचुअल नेगोशिएशन का सिस्टम है। ठीक है, पंडित जी होते हैं ना, पंडित जी बोलते हैं लाओ हाथ पे 101 रुपये रखो, तो आपस का रेम्यूनरेशन को लेकर म्यूचुअल नेगोशिएशन है पहला। दूसरा पॉइंट बनेगा इसमें जजमानी इन 18th सेंचुरी बाई ज़मींदार्स इन बंगाल। जजमानी का इस्तेमाल 18th सेंचुरी में जो बंगाल के ज़मींदार थे उनके द्वारा किया गया था। यानी वो जजमानी सिस्टम के द्वारा जितने भी सुनार होते थे, कारपेंटर्स, लोहार होते थे, इन सबको पे करने के लिए किया करते थे। लास्ट पॉइंट हो जाएगा इट वॉज नॉट पॉपुलर ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी। ये जजमानी सिस्टम 16th और 17th सेंचुरी में इतना पॉपुलर नहीं था जितना कि 18th में हुआ। 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो इसके पॉइंट्स देखते हैं। सुत्त पिटक रिकंस्ट्रक्ट द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म मेंशन अबाउट द बुद्धिस्ट त्रिपिटक। बच्चों 8 नंबर का क्वेश्चन है, 3 सेक्शन में बांटेंगे। सुत्त पिटक के बारे में लिखेंगे, बुद्धिज्म फिलोसफी के बारे में लिखेंगे और त्रिपिटक के बारे में लिखेंगे। सुत्त पिटक के बारे में सबसे पहले लिखेंगे कि गौतम बुद्ध के बाद उनकी जितनी भी टीचिंग्स थी या उनकी लाइफ को लेकर 3 बुक्स हैं जिनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उनकी डेथ के बाद ये टीचिंग्स इनको कंपाइल करके त्रिपिटक बनाया गया, जिसमें सुत्त पिटक एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सुत्त पिटक में क्या क्या चीज़ है। पहला पॉइंट, बुद्धास टीचिंग हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टोरीज। बुद्धा की जो टीचिंग है वो स्टोरीज से रिकंस्ट्रक्ट की गई है। दूसरा पॉइंट, बुद्धा ट्राइड टू कन्विंस पीपल थ्रू रीजन एंड परसुएशन। बुद्धा ने लोगों को रीजनिंग के द्वारा, परसुएशन के द्वारा समझाने की कोशिश करी है, जिसके लिए आपने एक मुट्ठी सरसों वाली कहानी सुन रखी होगी बचपन में। तीसरा पॉइंट, बुद्धा एम्फसाइज इन इंडिविजुअल एजेंसी एंड राइटियस एक्शन। बुद्धा ने इस चीज़ पर जोर दिया है कि इंडिविजुअल एजेंसी और राइटियस एक्शन ही बहुत ज़रूरी है आपको इस दुनिया की गमों से, तकलीफों से ऊपर उठाने के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो ये तो हो गया सुत्त पिटक के बारे में। अब इसके बाद हम जो पॉइंट बनाएंगे वो लिखेंगे बुद्धा की फिलॉसफी। तो बुद्धा की फिलॉसफी में अगर हम देखें तो बुद्धा की फिलॉसफी कह रही है कि जो दुनिया है वो अनिक और अनंत है। अनिक मतलब ट्रांजिएंट, जो लगातार चलती जा रही है, और अनंत जिसकी कोई सोल नहीं है, सोललेस है। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सोरो इज इंट्रिंसिक, दुख है, दुख के कारण है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, पाथ ऑफ मॉडराइजेशन कैन राइज अबव दीज वर्ल्डली ट्रबल्स। अगर हम मॉडराइजेशन का पार्ट लेते हैं, यानी मॉडरेशन का पार्ट लेते हैं, तो उसके द्वारा हम दुनिया की इन तकलीफों से ऊपर उठ सकते हैं। और चौथा पॉइंट कि द सोशल वर्ड एज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन रेदर देन डिवाइन ओरिजिन। उन्होंने कहा ये जो सोशल वर्ड है ये इंसानों ने बनाई है, ना कि किसी देवी देवता ने। ये तो हो गया इनकी फिलॉसफी के बारे में। लास्ट त्रिपिटक के बारे में पूछा है कि बुद्धिस्ट त्रिपिटक के बारे में लिखना है। तो त्रिपिटक का मतलब होता है एक बास्केट, ऐसी बास्केट जो 3 चीज़ों को होल्ड कर रही है। तो इसमें 3 बास्केट्स हैं जिसमें अलग अलग तरीके के टेक्स्ट हैं, जिनको 3 नाम से जाना जाता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक जो कि संघ में जितने भी लोग आए हैं उनके रूल्स हैं, उनके बिहेवियर के बारे में। सुत्त पिटक गौतम बुद्ध की टीचिंग, और अभिधम पिटक में बताया गया है जितनी भी फिलोसफिकल्स मैटर्स हैं उन सब के बारे में समझाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के आने से इंडिया की पॉलिटिक्स कैसे बदल गई। पॉइंट्स में सुनो बच्चों आंसर। पहला, महात्मा गांधी ने नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट में बदल दिया, यानी कन्वर्टेड द नेशनल मूवमेंट इनटू मास मूवमेंट। दूसरा पॉइंट, पॉपुलराइज द सिंपल वे ऑफ लिविंग। इन्होंने जो सादा जीवन उच्च विचार की जो भावना थी उसको पॉपुलराइज करा। तीसरा, यूज ऑफ चरखा टू ब्रेक सोशल कस्टम्स। इन्होंने चरखा चलाकर घर की टॉयलेट को खुद साफ कर सोशल कस्टम्स को तोड़ने की कोशिश करी। चौथा, र्यूमर्स अबाउट मिरेकल्स ऑफ गांधी जी। गांधी जी के बारे में कई तरीके के र्यूमर्स फैले हुए थे, जैसे इनके पास पावर है, कोई इनका विरोध करेगा उसका घर गिर जाता है, खेतों में फसल बर्बाद हो जाती है, फलाना। और
5वां पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, औरतों का पार्टिसिपेशन को मास मूवमेंट में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। 6ठा पॉइंट इंटीग्रेशन ऑफ ऑल रिलीजन एंड कास्ट, जितने भी नेशनल मूवमेंट थे उसमें सभी धर्म सभी जाति के लोगों को इंटीग्रेट करा। और 7वां ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस यूज एज मेन वेपन, हर एक मूवमेंट में सत्य और अहिंसा को ही मुख्य वेपन के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो इस तरीके से ये हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन एग्जैक्टली हो जाएगा। अब आते हैं कि इब्न बतूता ने दिल्ली को किस तरीके से एक्सप्लेन करा कि दिल्ली पूरी तरीके से एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है, इसको कैसे उसने समझाया, इसके क्या क्या एविडेंसेस है। तो पहला पॉइंट उसने कहा कि इंडिया के जो सिटीज़ हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड और प्रॉस्परस हैं। दूसरा पॉइंट उसने कहा यहाँ के जो क्राउड स्ट्रीट्स हैं वो ब्राइटेड हैं और कलरफुल मार्केट्स अवेलेबल हैं। तीसरा पॉइंट उसने कहा कि इंडिया के सबसे बड़े शहरों में दिल्ली सबसे बड़ा शहर और सबसे पॉपुलेटेड शहर है। चौथा पॉइंट इसने कहा कि दिल्ली शहर के बाहर एक बहुत ही यूनिक लेवल पर जो डिफेंसिव वॉल है वो बनाई गई है। पांचवा पॉइंट इसने कहा कि शहर में स्टोर हाउसेज बनाए गए हैं जहाँ पर एडिबल्स, खाने पीने का सामान, मैगजीन, एम्यूनिशन यानी जितने भी बंदूकें वगैरह हैं या जितनी भी मशीन्स एंड सीज मशीन है ये सब रखी जाती हैं। सिक्स्थ पॉइंट इसने कहा कि मूवमेंट ऑफ हॉर्समैन एंड इन्फेंट्रीमैन फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड ऑफ द सिटी, इसने कहा कि शहर के अंदर घुड़सवारों और पैदल सैनिकों का आवागमन शहर के एक छोर से दूसरे कोने तक होता रहता है। सातवां पॉइंट 28 गेट्स फॉर द सिटी ऑफ दिल्ली, इसने कहा कि दिल्ली शहर के 28 गेट थे जिससे दिल्ली शहर में घुसा जा सकता था, जिसमें से सबसे बड़ा दरवाज़ा बदायूं दरवाज़ा था। 8th पॉइंट इसने कहा कि जो दिल्ली थी, दिल्ली में एक बहुत ही फाइन सिमेट्री यानी एक शमशान भी था। इस तरीके से इसने दिल्ली को एक्सप्लेन करा कि दिल्ली में काफ़ी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी थी। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पर आते हैं। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में शंकरादेव कौन है, ऊपर आंसर में आप देखिए शंकरादेव के बारे में दे रखा होगा कि शंकरादेव प्रोपेंट्स थे वैष्णविज्म के असम में, यानी मुख्य जो प्रचारक थे वैष्णविज्म के वो थे। इनकी टीचिंग को भगवती धर्म क्यों कहा जाता है, आंसर देखिए यहाँ पे दे रखा है कि ये भगवत गीता और भगवत पुराण के बेस पर ये टीचिंग्स थी, इसलिए इन्हें भगवती धर्म कहा जाता है। अगला इनका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही इनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सत्र एंड नामघर, इन्होंने सत्र और नामघर के एस्टेब्लिशमेंट पर क्यों जोर दिया कि सत्र और नामघर क्यों होना चाहिए। तो पहला पॉइंट अगर हम सत्र और नामघर की बात करें तो ताकि जो नीड है नाम कीर्तन की उसे पूरा किया जा सके। दूसरा स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाया जा सके, ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाया जा सके, मेंशन है सारा कुछ, और नाम कीर्तन किया जा सके। अगला क्वेश्चन, अगला सोर्स बेस है। अगला सोर्स बेस देखिए बच्चों, ये संस्कृत कन्नौज के बारे में दे रखा है, कोटपेट बाणभट्ट के द्वारा लिखा हर्षचरित के ऊपर है। तो क्वेश्चन है ऑथर कौन है हर्षचरित के, तो बाणभट्ट ऊपर दे रखा है। आउटस्कर्ट ऑफ फॉरेस्ट ऑफ विंध्या को किस तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब करा, इन्होंने किस तरीके से डिस्क्राइब करा है यहाँ पर देखते हैं बच्चों। ये दे रखा है आउटस्कर्ट के बारे में कि ज़्यादातर यहाँ पर राइस लैंड है, ग्राउंड है जहाँ पर एरेबल लैंड है, स्पेट कल्चर है, स्पार्सली स्कैटर्ड फील्ड्स हैं जहाँ पर ग्रास है, ठीक है। इसके अलावा क्लियर स्पेसेस हैं, ब्लैक सॉइल पाई जा रही है, ये इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरिया, मेंशन 2 मेन एक्टिविटीज़ फार्मर ऑफ दैट टाइम। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, तो यहाँ पर देखिए एक्टिविटीज़ को इस तरीके से दिखा रखा है कि लोग हैं, बंडल ऑफ बार्क ले जा रहे हैं, काउंटलेस सेक्स ले जा रहे हैं, फूलों को तोड़ रहे हैं, फ्लैक्स ले जा रहे हैं, हेम्प ले जा रहे हैं। इसके अलावा जो जो किसान हैं वो 2 तरीके के काम कर रहे हैं, एक खेती एग्रीकल्चर और दूसरा जानवर पालना यानी एनिमल रियरिंग। ये वाला सोर्स बेस आपको खुद करना है। वी वांट रिमूवल ऑफ आवर सोशल डिसेबिलिटीज़, ठीक है। दक्षायनी वेलाधुन जो मद्रास से थे उन्होंने बोला था, इसके बारे में आपको खुद देखना है। आंसर बताने हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या क्या आंसर होंगे इनके। मैप पे जाते हैं, हमें महाजनपद उज्जैनी या कुरु को दिखाना है, तो मैं आपको सारे दिखाता हूँ। देखो उज्जैनी अवंती के नीचे है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ अवंती है। हमसे कुरु पूछा है, कुरु यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इस तरफ मेरठ के पास। अगला पूछा है माइजोर, माइजोर कहाँ पर है, कर्नाटक में, कर्नाटक में यहाँ पर बेंगलोर है, बेंगलोर के थोड़ा सा ऊपर यहाँ की तरफ, यहाँ पे माइजोर है, ठीक है। मार्क चनहुदारो, चनहुदारो कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है, तो यहाँ पर राजस्थान का हम पे यहाँ पे कोट दीजिए से थोड़ा नीचे लेफ्ट की तरफ यहाँ पर ये चनहुदारो हो जाएगा। इसके बाद हमसे कह रहा है 2 बुद्धिस्ट सेंटर्स हैं जिन्हें 1 और 2 के नाम से मार्क किया गया, तो 1 महाराष्ट्र में 1 हो जाएगा अजंता की गुफा यानी अजंता, और दूसरी जगह हो जाएगी मुंबई से ऊपर है नासिक। तो बच्चों ये हो गया हमारा पूरा सैम्पल पेपर कंप्लीट। मैं मैप वर्क के लिए एक पूरी वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा मैप वर्क एक्सप्लेन होगा, ठीक है। तो मैप वर्क को लेकर चिंतित मत होइएगा, मैप वर्क को लेकर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली